जी, हमने टैक्स ईयर पढ़ लिया। टैक्स ईयर से आगे हमने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपने फिर साथ में घर जाके किए होंगे। देखिए, जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ा लें, आपको 35 से 45% समझ आएगी। जब घर जाएंगे खुद करेंगे तो ही चीज़ें डिफ़ाइन होंगी। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो चीज़ें बड़ी स्मूथ लगती हैं। जब आप अकेले बैठे होते हैं तो तब पता चलता है कि आपको कितनी समझ आई है। घर जाके पढ़ा हमने फिर टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम और डिडक्टेबल अलाउंस में ज़कात को पढ़ लिया। फिर हमने पर्सन को शुरू किया था और पर्सन में फिर फर्दर हमने एओपी को पढ़ा था। एओपी में जब हम गए तो अगर कोई बिज़नेस कर रही है तो वो फर्म है, और अगर कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है यानी वो बिज़नेस नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान में, लेकिन यानी एओपी है लेकिन बिज़नेस नहीं कर रही। इसी तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और बाहर की कोई भी फर्म, ठीक है, या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, और उसको वो क्या कह रहा है, बॉडी कॉरपोरेट, बॉडी ऑफ पर्सन, लेकिन अगर कंपनी इसमें शामिल नहीं है तो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था फर्म। फर्म का मतलब है कुछ लोग जो प्रॉफिट और लॉस के, प्रॉफिट ऑब्वियसली लॉस, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, लॉस होगा, इसके लिए इकट्ठे हो जाएं। या तो कोई एक काम करे बाकी सब के लिए, या फिर सारे मिल के करें। ये फर्म है। फर्म क्या है, लोग इकट्ठे होते हैं, कोई सारे के सारे भी काम कर सकते हैं मिल के, और ये भी हो सकता है कि कोई एक करे और बाकी स्लीपिंग पार्टनर हो। सुना हुआ है लफ्ज़, ये बाकी स्लीपिंग पार्टनर हो, ठीक है। किसके लिए होते हैं, ताकि उनको प्रॉफिट हो सके और वो आपस में जो है पहले से प्री डिटरमाइन एक रेशो होती है, उसके तहत वो शेयर कर सकें। चलें आए। फर्म मीन्स रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits obviously as well as loss, ठीक है, of a business carried on by all or any of them acting for all। सिंपल है। अब इसमें वर्ड यूज़ हुआ है जो है फर्म। फर्म में होते हैं पार्टनर, लेकिन हम उनको मेंबर कहेंगे। इन रिलेशन टू ए एओपी इंक्लूड्स, मेंबर इंक्लूड्स कौन से वाला, पार्टनर। तो वैसे हमने कहना है पार्टनर फर्म में, लेकिन जब हम बात करनी है किसमें, जो है फर्म की और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, तो फिर हमने पार्टनर की जगह उसको क्या कहना है, मेंबर। फिर जब आगे जाएंगे आप कंपनी लॉ में, तो मेंबर का मतलब होता है शेयर होल्डर। कंपनी में मेंबर का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर, ठीक है। चले, तो पार्टनर जो फर्म के हैं, हमने उनको आइंदा से पार्टनर नहीं कहना बल्कि मेंबर कहना। ओके हो गया। चले, अब डेफिनेशन आती है। इंडिविजुअल की डेफिनेशन एक तरह से हो गई, एओपी की हो गई। अब डेफिनेशन आती है कंपनी की, ठीक है। कंपनी के लिए अभी कौन सा कानून चल रहा है, इससे पहले क्या चल रहा था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1985। तो अगर कोई इस आज के कानून के मुताबिक बनी है तो वो भी कंपनी है, और कोई अगर पुराने कानून के जो भी फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान में राइज था वो भी कंपनी। 1985 उसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 1985। क्या उससे पहले भी कानून था, हाँ होंगे, उसके तहत भी जो बनी है कोई कंपनी है। क्लियर हो गया। तो कंपनी डेफिनेशन में हमें दो चीज़ें याद हो गई, एक मौजूदा कानून के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत जो कंपनी बने, इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड, 3-4 वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब होता है कंपनी बनना। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो अभी चल रहा है, पाकिस्तानी कानून जो पहले चल रहे थे उनके मुताबिक बनी है तो वो कंपनी है। यहाँ तक ओके है। इससे आगे चलते हैं। चाइना में भी कंपनी बनाने का कोई कानून होगा, उसका नाम भी कंपनीज एक्ट 2017 होगा या कुछ और हो, कुछ और होगा, लेकिन उसके तहत भी जो कंपनी बनी हुई है वो हमारे लिए उतनी मोहतरम है जितनी के हमारे पाकिस्तान में बनी हुई। तो अगर चाइना की कोई कंपनी यहाँ पे है, अमेरिका की है, इंडिया की है, अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान वाली तो खैर नहीं आएगी। चले, सुबह सुबह इन्होंने धमाके कर दिए वहाँ पे। चले, तो जनाब वो सारी क्या कहलाएंगी कि वो सारी की सारी कंपनी है।
पाकिस्तान की कंपनी, पाकिस्तान में कोई पुराना कानून है उसके तहत बनी हुई कंपनी, और बाहर की कोई कंपनी इस कानून के तहत जो कंपनीज बनाता है, ठीक है, जो भी होगा वहाँ पे कंपनीज एक्ट होगा, कंपनीज ऑर्डिनेंस होगा, जो भी हो उसका नाम होगा, जो कंपनी रूल्स होंगे, उसके तहत जो बनी हुई कंपनी है ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। कोई फॉरेन एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और वो पाकिस्तान में आई है तो कहती है हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, तो हमारे FBR वाले कहते हैं, इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाईजान हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती जितनी आपकी AOP है, लिहाजा हम तो इसको कंपनी कहेंगे। तो फॉरेन एसोसिएशन किसी को अगर बोर्ड, FBR या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर्पज़ के लिए अगर कह देते हैं, हालांकि वो है AOP लेकिन पाकिस्तान में आई है और उसका साइज़ इतना है कि उनको क्या कहते हैं कि जनाब आप हमारे लिए कंपनी हैं, तो हम भी उनको क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। हमने कहा था 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट, एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट तो पर्सन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कंपनीज हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? भाई ये देखें 3 तरह की, एक फेडरल गवर्नमेंट, ये तो डायरेक्टली किस में आ गई, पर्सन में, पीछे क्या बची, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। ये दोनों कंपनी की डेफिनेशन में है। अब कंपनी की डेफिनेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, अब ये किसका इदारा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। इसको कहते हैं भाईजान ये गए अपने हदूद से निकले और सिंध फूड अथॉरिटी की ट्रेनिंग करवाई, सिंध फूड अथॉरिटी की ट्रेनिंग करवाई और उनसे लिए पैसे। FBR आ गया तो भाईजान आप पे वही रूल्स लगेंगे जो किस पे लगते हैं, कंपनी पे लगते हैं, क्योंकि आप अपनी किससे निकले, ज्यूरिसडिक्शन से निकले। अगर आप पंजाब में रहते तो आप गवर्नमेंट थे, आप पंजाब से निकल गए और कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, किसको, सिंध में जाके, ठीक है, लिहाजा कंपनी पे लगता है 29% टैक्स, तो इनकी इनकम पे भी क्या लगेगा। फेडरल बोर्ड वाले कहेंगे पंजाब को कि भाईजान जितना वहाँ से कमा रहे हो कुछ हमें भी दो, लिहाजा हम इसको क्या ट्रेड करेंगे, कंपनी। क्लियर हो गया। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे कंपनी है और फेडरल गवर्नमेंट कंपनी कैसे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट तो अपनी हदूद से निकल नहीं सकती, कैसे, पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है लेकिन पूरे पाकिस्तान में पंजाब नहीं है, तो पंजाब निकल सकता है अपनी उससे हदूद से। तो पंजाब वाले अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कैसे कंपनी कहना है, पंजाब वाले अगर अपनी हदूद से निकले तो पंजाब गवर्नमेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया। सिंध में पंजाब गवर्नमेंट होगी तो वो एक आम कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा अगर वो कोई काम करते। इसी तरह से लोकल PHA बहुत अच्छा इदारा है, ये भी बहुत अच्छा इदारा है, पंजाब फूड अथॉरिटी, और ये है पार्क्स एंड हार्टिकल्चरल अथॉरिटी, ये सुना हुआ है। अब लाहौर में जाएं आपको हर सड़क पे, ठीक है, फूल पौधे बेहतरीन मिलेंगे। इसके पीछे ये इदारा है। लाहौर का है या मुल्तान का है, लाहौर का है। इसी तरह से LDA बहुत बहुत ताकतवर इदारा है, कमाल इदारा है। ज़रूरत नहीं है कोई वो कर रहे, हमें ये जो तजावज़ात ज़्यादा नज़र नहीं आती या यहाँ पे इतनी कराची की तरह बद अमनी नहीं है। कराची जाएं वो गुन गाते हैं लाहौर का, पंजाब का, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लाड़का, मुझे वहाँ पे एक बंदा मिला कि लाड़काना से 3-4 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, करीब ही है, जो हमारा स्कूल है वहाँ पे खोते बंधे हुए। अब क्या पंजाब के स्कूल किसी ऐसे में है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, शायद कुछ शाज़ और नादिर हो, वरना गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सख्ती है। टीचर छुट्टी करते हैं, आपके रिश्तेदार भी होंगे जो रहते किसी की कुछ छुट्टी करके दिखाएं। 90% 95% केसेस में बेहतरीन मैनेजमेंट है, ऐसा है ना, छुट्टी करके दिखाएं। आपने मैट्रिक पास किया है दूर दराज के इलाकों में, क्या आम नकल चल रही थी, कराची में आम नकल चल रही होती, लाड़काना में, हैदराबाद में, सखर में, ये आम वो है। तो खैर ये अच्छे इदारे हैं, ठीक है, अच्छे इदारे हैं। खैर ये LDA ये तो लाहौर का इदारा है। इसने कहा मैं यहाँ से निकले और कराची वालों की ट्रेनिंग करवा दी और उनसे कुछ पैसे पकड़ लिए, तो अब इनको क्या क्या किया जाएगा, भाई तुम लाहौर में नहीं हो,
लिहाजा तुम पे 29% कंपनी वाला टैक्स लगेगा। खैर वापस आते हैं पाकिस्तान में, समझ गए ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपनी है, लोकल गवर्नमेंट कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट पर्सन है, कंपनी नहीं है। चले तो हमने 4-5 ऐसे खड़े खड़े डेफिनेशन पढ़ लिए। पाकिस्तान में एक मौजूदा कानून के तहत बनी हुई कंपनी है, पाकिस्तान में कोई पुराना कानून था उसके तहत भी कोई कंपनी बनी है तो कंपनी है, कोई बाहर वाला कोई कंपनी है और वो उसके बाहर के जो कंपनी बनाना है कानून उसके तहत बनी हुई कंपनी है। और इसी तरह से अगर कोई कंपनी जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन बाहर से आई है लेकिन इतनी उसकी वो है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए उसको कंपनी कहना है तो हम भी कहेंगे वो कंपनी है। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी है। इसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ, एनपीओ ये सारी भी क्या हैं, कंपनीज है। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक होता है मुदारबा, एक होता है मुशारका। अब इकोनॉमिक्स में पढ़ गए हैं मुदारबा मुशारका में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मुदारबा को वो क्या कह रहा है कि मुदारबा भी कंपनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। चले हम काफ़ी सारी चीज़ें पता जो रह गया हम वो पढ़ लेते हैं। कंपनी जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे। कंपनी मीन्स फॉलोइंग अ कंपनी एज डिफाइंड बाई कंपनीज एक्ट 2017, a body corporate formed by, body corporate, body of person, artificial, सबका एक मतलब है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन, कोई पहले कोई जो कानून था कंपनीज एक्ट से उसके तहत को कंपनी बनी है तो कंपनी है। मुदारबा भी एक कंपनी है, मुदारबा का पता है ना, ठीक है। अब बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, अब बॉडी सिर्फ लिख दिया, इनकॉर्पोरेटेड तो पता है, इनकॉर्पोरेटेड एस्टेब्लिश, ठीक है, एक ही बात है। बॉडी ऑफ पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बॉडी ऑफ पर्सन सारी एक ही बात है। अब बॉडी आर्टिफिशियल पर्सन अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द, पाकिस्तान से बाहर किसी इसके तहत ऐसी बनी हो जो बनाता ही कंपनीज है, किसी चाइना का लॉ उसके तहत कंपनी बनाता है तो ठीक है, हमारे लिए वो क्या है, कंपनी है। और नॉन प्रॉफिट, ई को छोड़ दिया अभी, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, कंपनी है, ठीक है। जी को छोड़ दें, एच पे है। और फॉरेन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फॉरेन एसोसिएशन क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, चाहे कहीं पे रजिस्टर्ड हुई हो या नहीं हो। सम टाइम कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे एओपी को रजिस्टर्ड करते हैं और कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे एओपी को रजिस्टर्ड नहीं करते। क्लियर हो गया। बस एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, चंद बंदे आए बिजनेस करने आए, लेकिन वो चाहे रजिस्टर्ड हूँ या ना हो, है जी। विच द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम। वो कहते हैं भाई जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जब इनकम टैक्स की बात आएगी, सेल्स टैक्स की नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स की नहीं, जब इनकम टैक्स की बात आएगी हम आपको क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स, तो हमारे लिए तो फिर वो कंपनी मान गई ना। तो बोर्ड ने कह दिया भाई बाकी तो हमें नहीं पता, लेकिन जब इनकम टैक्स आप देने आओगे तो आप क्या, हम क्या कहेंगे, हम ओके हो गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर कौन से वाली, लोकल गवर्नमेंट। ले जी हमने मेजॉरिटी पढ़ लिया। 2-3 चीज़ें यहाँ रहेंगी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ज़रा छोटी होती है, ठीक है, उन पे वो कहते हैं भाई नहीं आप पे जो है ज़्यादा रेट नहीं लगाते, ठीक है, आप पे 21% लगाते हैं तो कंपनी, लेकिन उसके जो सेल कम है, उसके एम्प्लाई भी थोड़े से हैं और उसकी कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है और है भी ऐसे इलाके में जहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज नहीं होती, मतलब कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं, तो उसको फिर 29 की बजाय 21% रेट लगता है, ठीक है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, शायद 20 हो गया, खैर जो भी है, कम रेट लगता है, कम रेट लगता है, तो उसको फिर कहते हैं कंपनी नहीं कहते, स्मॉल कंपनी, लेकिन है तो कंपनी। तो स्मॉल कंपनी भी एक कंपनी है, बस रेट का फ़र्क है, ठीक है। आम कंपनी में 29% और उस पर पता नहीं 20 या 21%, वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। 21%, लेकिन मेरे ख्याल पता नहीं 20 किया था शायद, मैं उसको देख लेता हूँ कंफर्म कर, 20 या 21%। क्लियर हो गया। तो बाकी पे 29%। स्मॉल कंपनी भी एक कंपनी है। फिर आगे चलते हैं, कुछ होती हैं सोसाइटीज़, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा होगा, ठीक है। अपने जैसे पंजाब हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेसिकली ये अपने एम्प्लाई को फ़ायदा देने के लिए इस तरह की सोसाइटीज़ बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, इधर वो काफ़ी सारी होती हैं, इधर लाहौर में को 50 हैं, ठीक है। तो जनाब उसको भी इन्होंने कह दिया है कि क्या है आप, ठीक है, क्या है आप कंपनी है।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग, क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, कोई अदर सोसाइटी है तो उसको भी क्या कहना है, कंपनी कहना है। ठीक है, अब ये बताएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब वो प्रॉफिट के लिए बनी ही नहीं तो फिर भी उसको कंपनी कह रही है, फिर भी उसमें 29% लगा रहे हैं। यस, सही कह रहे हैं। वो कहते हैं कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जरा सुनिए ध्यान से, बाकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, एक आध रह गया सिर्फ जो इसको छोड़ा हुआ है जानबूझ के। ठीक है, बाकी सारा क्लियर होंगे। अब जरा आते हैं, आप सोचेंगे सर जी इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इसकी एग्जांपल दे दी, समाल कंपनी की एग्जांपल दे दी। ठीक है, इसी तरह फॉरेन एसोसिएशन कंपनी। अब आपको इतराज़ होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो तो प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, उसको क्यों कंपनी डिक्लेयर कर रहे हैं? क्लियर हो गया? उसमें 29% टैक्स क्यों लगा रहे? ऐसा है ना, कंपनीज पे तो कितना टैक्स लगेगा? 29% उनके इनकम पे, उनकी, हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। जब उसका नाम ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट भी नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं है। वो कहते हैं नहीं, जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास आए, हमारे पास आके रजिस्टर्ड हों, हमसे सर्टिफिकेट लें, और वो सर्टिफिकेट 100C का सर्टिफिकेट कहते हैं, सेक्शन 100 सब सेक्शन C। तो वो हमारे पास सर्टिफिकेट ले, जो हमसे सर्टिफिकेट नहीं लेगा हम उसको कंपनी में ट्रीट करेंगे और किसके मुताबिक वो करेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा, पहली बात समझ आ गई कि भाई हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे से रजिस्टर्ड हो, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप हमारे पास आकर रजिस्टर्ड नहीं होते तो फिर हमको क्या करें लगाएंगे, हम आपको बिल्कुल कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे। आपकी जो इनकम से जो एक्सपेंस से ज़्यादा वाली इनकम होगी उसको हम क्या करेंगे, 29% वाला टैक्स लगाएं। ओके हो गया? तो कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जाके रजिस्टर्ड होना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात वो ये करते हैं कि भाई चाहे आप प्रॉफिट कमाएं या ना करें, हमें बताएं तो सही कि आप किससे ले रहे हैं डोनेशन, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो फिर किस तारीख को बताएगा? जिस तारीख को कंपनीज बताती है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इनकम नहीं होगी, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई हिसाब तो देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो फाइलर रहे। खैर इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको वो कंपनी ट्रीट कर लेते हैं, उनको बाज़ दफ़ा माफ़ कर देते हैं टैक्स टुक्स, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रीट किस तरह से करते हैं, जिस तरह से बाकी कंपनीज को करते हैं, नॉन प्रॉफिट। लेकिन जी हमें डेफिनेशन पता चल गई, सिर्फ एक चीज़ रह गई, उसमें क्या है, उसमें क्या है, ट्रस्ट। ठीक है, बाकी सबको हम इरेज कर लेते हैं, एक दफ़ा देख लें, कोई चीज़ रह तो नहीं गई जल्दी से। ओके हो गया? ट्रस्ट, बाकी जल्दी से देख ले, कोई रह तो नहीं गया। चले, अब नेक्स्ट जो है, ट्रस्ट ऐसे याद नहीं होता, ये जो लिखा हुआ है ना ट्रस्ट, ये बुलेट्स में लिखा हुआ है, नीचे ट्रस्ट की डेफिनेशन देखिए, आपने बुलेट्स में याद नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए। आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ, जैसे ऐसे लिखेंगे ना, ये वाले ट्रस्ट मीन्स, ठीक है, इसके आगे लिखते जाएंगे एन ऑब्लिगेशन अटैच, तो फिर ये खत्म होगा, बुलेट से नहीं लिखेंगे, एंड से आगे लिखते हैं। आपने इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, मैंने जानबूझ के इसको बुलेट्स में तोड़ा हुआ है, ये डेफिनेशन ज़रा मुश्किल है। चले आए जी, कुछ तजर्बा करते हैं ताकि हमें ये डेफिनेशन समझ आ जाए। क्लियर हो गया? चल नहीं जी, एक हमारा प्लेयर है जो आजकल टीम से बाहर है, बाबर आजम, ऐसा ही है, बाबर आजम। उन्होंने कुछ उसके दोस्त हैं जो टीम के अंदर है, जैसे शाहीन, ठीक है, फ़हीम, ठीक है, फरहान, ठीक है, और कोई बता दें? नहीं, मैं अपना मर्जी का लिखूँ, ज़मान, ठीक है, फ़खर ज़मान, ठीक है, चले आए, ये फ़खर लिख दें। आप सोचते रहेंगे ज़मान खान कहाँ से। ले जी, ये बंदे हैं जो काम पे लगे हुए हैं, बट इनके पास टाइम नहीं है, और ये बंदा है जिसके पास टाइम ही टाइम है। चले नहीं, तो ये बंदे कहते हैं यार मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देता हूँ, ठीक है, ये कहता है मैं 1.5 लाख रुपया देता हूँ, ठीक है, ये बंदा कहता है मैं 1 लाख रुपया देता हूँ, और ये बंदा कहता है मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास एक बाइक है वो ले लें। वो तकरीबन
उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो ₹1,00,000 के बराबर, ठीक है। इन सब ने अपने पैसे दे दिए बाबर आजम को, या जो प्रॉपर्टी थी, इसके पास बाइक थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी, ठीक है, 1,00,000, उसको दे दी। उन्होंने कहा यार ये कहीं भी लगाओ, आज से तुम ऑनर हो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, बाबर आजम कौन बन गया, ऑनर। ये पैसे जहाँ पे लगाने हैं लगाओ, हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, हमें तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम जो भी करोगे बेहतर करोगे, ये पैसे अच्छी जगह पे लगाओगे, कुछ हमें बेनिफिट होगा, हो गया। तो इन्होंने ट्रस्ट किया इस पे, या कॉन्फिडेंस दिया, और इस बंदे ने वो एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हो गया। लेकिन बताएं पैसे असल में किसके हैं, इन चारों के। तो इस बंदे की ऑब्लिगेशन अराइज हो गई ना, अब जिम्मेदारी है ना, उनको पैसे भी वापस करने हैं, और किसके साथ, प्रॉफिट के साथ वापस कर। ले जी, प्रॉफिट हुआ कोई 50,000। क्लियर हो गया। अब ये प्रॉफिट असल में किसका है, प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, बेनिफिट आया, कोई इंटरेस्ट कमाया, इसने आगे कहीं पे पैसे लगाए, इसके पास ये कितना 4.5 लाख, 4.5 लाख की प्रॉपर्टी थी, इसने आगे कहीं पे इन्वेस्ट किया और वहाँ से 50,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। अब चूंकि इन्होंने पैसे बाबर आजम को दे दिए थे, ये बन गए अदर। ये क्या बन गए, अदर। अब ये 50,000 मेनली अदर को जाना चाहिए या ऑनर को जाना चाहिए, अदर्स को जाना चाहिए, जिसके असल पैसे हैं। थोड़ा बहुत कमीशन ये ले सकता, ठीक है। ट्रस्ट है, ऑब्लिगेशन अराइज हुई, क्या वजह है कि कुछ लोगों ने एक और बंदे पे या एक और कंपनी पे कॉन्फिडेंस किया, और अगले बंदे ने उस कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट किया, जिससे ऑब्लिगेशन अराइज हुई। इन्होंने अपनी कैश, माल, प्रॉपर्टी इसको दे दी और इसको ऑनर बना दिया। अब जो भी बेनिफिट होगा यूजुअली वो होता है अदर का, लेकिन सम टाइम कुछ ना कुछ ये कहता है जी मैं इसमें से 10% रखूंगा, तो इस 50,000 में से कितना 5,000 ये लग जाएगा, बाकी 45,000 इनमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। अच्छा अब बताएं, ये समझ आ गई। चले आए पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं, आखिरी लाइन के अलावा पढ़ते हैं। ट्रस्ट मीन एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन समझ गए किसकी, बाबर आजम की, अटैच टू द, समझ गए, वो जो प्रॉपर्टी, वो जो पैसे, वो जो कैश, उसकी ऑनरशिप दी, तो साथ में क्या दी, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी दी ना, लाइबिलिटी दी। एंड अराइजिंग कैसे, आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस गिवन टू बाबर आजम एंड एक्सेप्टेड बाय बाबर आजम। यहाँ तक समझ आए, पहली दोनों लाइनें समझ आ गई, ओके हो गया। ट्रस्ट क्या है, एक जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटी है जो अराइज हुई क्योंकि उसको उन्होंने प्रॉपर्टी, कैश, बैंक बैलेंस, बाइक, जो भी उनके पास था उसका उसने उनको क्या बना दिया, जिम्मेदार, और सॉरी ऑनर बना दिया। एंड अराइजिंग वजह क्या बनी, उन्होंने उसमें कॉन्फिडेंस दिया उसको, और उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। हुआ क्या, फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर, दूसरे लोगों के बेनिफिट होगा। दूसरे कौन है, जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, ये कौन है, अदर कौन है, शहीन, फहीम, फरहान और फखर। क्लियर हो गया, फॉर द बेनिफिट ऑफ वो चार, और वो चार और ऑनर, ज्यादातर बेनिफिट उनका होता है, लेकिन कभी कभार 5,000 ऑनर के और 45,000 उनके। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। जल्दी से पढ़े, 4 लाइनें समझ आती हैं। लिखना है इसको पैराग्राफ में है बेटा, बुलेट्स में नहीं लिखना। यहां तक ओके है, चल अब जरा देखिएगा। वो कहते हैं यार मैंने कितने पैसे लगाए, ठीक है,
मैंने कितने पैसे लगाए, ₹1,00,000, ठीक है, ₹1,00,000। अब ज़रा इनके शेयर बना ले, ₹100 का एक शेयर बना ले तो इसके पास कितने होंगे, 1000। इसके बाद और इसके पास भी 1000। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बताएं जितने पैसे आएंगे से टोटल कितना हो गया, 4500। अब 45,000 आया था, 45,000 आया था, इसको कितने मिले बताएं, मुझे नहीं पता। 10,000। इसको कितने मिले, ठीक है। जिसके शेयर या यूनिट्स ज्यादा, शेयर या उसका इनकम पे भी हक ज्यादा और कैपिटल पे भी हक ज्यादा। नहीं समझे? जिस तरह से शेयर में डिवाइड करते हैं ना, ट्रस्ट में एक होता है यूनिट ट्रस्ट, उसको यूनिट्स में, बेटे तूने कितने लगाए हैं, ₹1,00,000, ₹100 का एक यूनिट है, तो इसके पास कितने यूनिट है। अब जितना प्रॉफिट आएगा 4500 में से इसका कितना होगा, 1000 होंगे, और 45,000 में इसके 10,000 होंगे इनकम पे। और वैसे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी, 4,50,000 की, और इसको अगर 4500 हिस्से कर दो तो इसका कितना है। चले, यूनिट ट्रस्ट बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसा कंपनी में शेयर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी में शेयर्स होते हैं। अब किसी के हिस्से का कैसे पता चलेगा, जितने उसके पास यूनिट्स होंगे। हिस्सा किस में भाई, कैपिटल में। हिस्सा किस में भाई, इनकम में। क्लियर हो गया। तो यूनिट ट्रस्ट क्या है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, जितने पैसे लगे होते हैं, उसको किस में, कंपनी में शेयर में ट्रांसफर करते हैं। और यूनिट ट्रस्ट में क्या करते हैं, यूनिट ट्रस्ट में यूनिट्स में। अब ₹100 का एक यूनिट है, इसने ₹1,00,000 लगाया तो इसके पास कितने यूनिट्स होंगे। क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई। चले आगे पढ़े। Trust means an obligation attached to the ownership of the property arising of the confidence given to and accepted by the owner for the benefit of another या benefit of other and owner, and also includes कौन से वाला, यूनिट ट्रस्ट, ठीक है। और नीचे लिखा है बुलेट्स जो है गाइडलाइन के हैं, एग्जाम में आपने पूरा पैराग्राफ लिखा। चले, आल्सो इंक्लूड्स आखिरी लाइन क्या है, यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट को पढ़े। यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट under which beneficial interests are divided into units that the right of beneficiaries on income and capital are determined by the number of units held। जिसके पास ज़्यादा यूनिट्स हैं उसका हिस्सा इनकम पे और कैपिटल पे ज़्यादा, और जिसके पास कम यूनिट्स हैं उसका इनकम और कैपिटल पे कम। क्लियर हो गया। चले वापस चलते हैं। वर्कर वेलफेयर फंड, इसको रेज कर दूं बेटा, जी जी। मुदारबा और ट्रस्ट में क्या फ़र्क है। चले, है इस तरह से, मुदारबा क्या है, एक की कैपिटल और एक का, ठीक है, एक का जो है इनकम, इसी तरह से होती है एक, लेकिन वो एक का कैपिटल और एक की कौन से वाली जो है स्किल्स, लेकिन वो दोनों पार्टनर होते हैं। इस सूरत में ये सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा है, ये इनका पार्टनर नहीं है। क्लियर हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है। मुदारबा में वो कहता है भाईजान मैं पैसे ले आता हूँ, तुम अपनी स्किल लाओ, मिल के बिजनेस करते। यहाँ पे मिल के बिजनेस नहीं हो रहा। इन्होंने कहा ये हमारे पैसे रखो, इन्वेस्ट करो, थोड़ा बहुत कभी कभार खुद रख लेना और बाकी हमें दे देना। तो अल्टीमेटली उसमें आप मालिक होते हैं और यहाँ भी मालिक नहीं होते। ये मेन फ़र्क है, बाकी भी इसी तरह से फ़र्क। जी ओके चल। किस में, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे। हाँ ऐसा ऐसा चीज़ें खुलेंगी। 4 से 5 फ़र्क हैं, ठीक है, बिल्कुल वही वाला है। सम टाइम ये क्या करते हैं,
ये अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट आगे किसी को दे देते हैं, ठीक है, किसी को दे देते हैं। जैसे इन्होंने सब ने मिल के एक पीछे मस्जिद बनाई हुई है, ठीक है, ट्रस्ट जिस तरह आपने सुना होगा, फलां ट्रस्ट, ये सारे पैसे दे रहे हैं, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं। इन्होंने इससे कहा ये पैसे पकड़ो, ठीक है, इससे जो भी प्रॉफिट आए वो आपने क्या देना है, आगे किसी को देना है। तो आप अपने यूनिट्स आगे किसी को क्या कर देते हो, ये तो आप उसमें लिखा होगा भाई हम पैसे दे रहे हैं बट हम किसके लिए नहीं दे रहे, हम इस वजह से नहीं बनाया हुआ कि ये जनाब यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो हम नहीं लेंगे, बल्कि आगे कंपनीज में ऐसा नहीं लिखा होता। दूसरा, कंपनीज की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ट्रस्ट के साथ आगे लिमिटेड नहीं लिखा होता, नहीं समझे, ठीक है। कंपनी यूजुअली बिजनेस के लिए होती है, ठीक है, जितनी भी है आपको ट्रस्ट नहीं मिलेंगी, बल्कि क्या मिलेंगी, कंपनीज जो है, कंपनीज में आपको क्या मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। 4-5 और चीज़ें हैं, हम ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, 4-5 बुनियादी फ़र्क हैं, लेकिन फ़िलहाल एक फ़र्क ये है, ये प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है ट्रस्ट, और नॉन प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन कंपनी जो होती है हमेशा किसके लिए होती है, बिजनेस। जिसके शेयर होते हैं वो अपना वो होता है, लेकिन आपने ट्रस्टी एक नाम सुना होगा, सुना हुआ है ना, वो किसी और को अपना वो इंटरेस्ट किसी और के नाम लगा देता है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, अब मेनली वही है कौन, अदर, लेकिन उन्होंने कहा भी जितने पैसे आए आगे इनको क्या कराओ, तालीम दो। कंपनीज में ऐसा नहीं होता, और 2-4 और चीज़ें। खैर आगे चलते लें जी। वर्कर वेलफेयर फंड हमने पढ़ा, कुछ छोड़ते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस, आपका जो ये केस है ना अलकादर यूनिवर्सिटी का, वो सारा इसी पे खड़ा हुआ, ठीक है, कि एक पब्लिक ट्रस्ट होता है, एक प्राइवेट ट्रस्ट होता है। तो खान साहब ने वो प्राइवेट ट्रस्ट बनाया, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो खुद बने, ठीक है। और दूसरा ये कि वो ज़मीन ख़रीदी गई और वो डोनेट की किसने, मलिक रियाज ने। उन्हीं दिनों मलिक रियाज साहब के पैसे पकड़े गए यूके में, ठीक है, और उन्हीं दिनों उसको जुर्माना लगाया उसने सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि ये जो जुर्माना देना है मलिक रियाज ने, वो जो पैसे उधर पकड़े गए हैं वो ले लो। तो कहा जाता है वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, भाई वो तो उसने जुर्माना देना था मलिक रियाज ने, ये तो उस खाते में कवर हो गया। मलिक रियाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की, केस को समझे, मलिक रियाज अपार्ट फ्राम योर एफिलिएशन विद एनी पार्टी, मलिक रियाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसे पकड़े गए। उन्होंने गवर्नमेंट से कहा, उन्होंने कहा ये जब कंसोलिडेटेड फंड आएगा, दूसरा चैप्टर वहाँ मुझे फिर याद करवाना, 2 फंड होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड होता है सुप्रीम कोर्ट के निकाह। उन्होंने कहा भाईजान यहाँ पे पैसे पकड़े गए, कोई अकाउंट तो दे दो जिसमें हम आपको पैसे वापस करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। उन्हीं दोनों मलिक रियाज की बेज़ब्तियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको जुर्माना लगाया, ठीक है, 400 अरब का। जहाँ जो पैसे पकड़े गए थे वो थे 190 अरब जो पकड़े गए थे। उन्होंने कहा किस्तें कर दें, उन्होंने कहा चलो 100 अरब की किस्तें दे दो, ठीक है। अब जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुर्माना डाला, दबाव डाला, तो उसने खान साहब को कहा मेरे उधर पैसे पड़े हुए हैं। खान साहब ने कहा मंगवा लेते। इन्होंने बजाय कंसोलिडेटेड फंड का इन्होंने कौन से वाला दिया, इन्होंने जनाब दिया सुप्रीम कोर्ट का। वो पैसे सीधे किसके अकाउंट में आ गए, सुप्रीम कोर्ट में। मलिक रियाज को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, हालांकि वो तो कौन से वाले थे, यहाँ उन्हीं दिनों मलिक रियाज जो है वो डोनेट करता है कौन से वाली, ये ज़मीन, और ऊपर यूनिवर्सिटी बना के देता है। अब खान साहब कहते हैं इन बातों को अलग-अलग करें, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ और उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, नहीं तो फिर हम कैसे समझें भाई, ठीक है सपोर्टर हैं तेरे, बट मतलब अंधे को भी नज़र आ रहा है, मलिक रियाज जैसा बंदा किसी को क्यों यूनिवर्सिटी देगा। फिर ये तो गरीब लोगों के लिए पढ़ाने, अलकादर है जहाँ पे सीरत नबी पढ़ाई है, भाई ये फिर पब्लिक ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया है, प्राइवेट ट्रस्ट क्यों नहीं। उसमें 4 ट्रस्टी थे, बाबर अमान और एक और थे, उनको निकाल के सिर्फ खान साहब और बुशरा बीबी रह गए। फिर उसका ऑफिस था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से उसको बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया, ठीक है। तो अब उसकी हायरिंग फायरिंग सारा कुछ खान साहब के पास है, ये मेन केस है।
लेकिन हमें कहते हैं कि हम अलग-अलग समझें, और हम भी कहते हैं ठीक है भाई अलग-अलग समझते हैं क्योंकि हम तो आपके दीवाने हैं। वापस है डिडक्टेबल अलाउंस, नहीं किसी के नहीं है, कोई की इस काबिल ही नहीं है, कोई इस काबिल नहीं, ठीक है। लें जी, डिडक्टेबल अलाउंस नून लीग के दौर में ही मैंने जो है एक बहुत बड़ी पोस्ट से उससे इस्तीफ़ा दिया था करप्शन की बेस पे। कोई मतलब दूध का धुला नहीं, दूध का धुला कोई भी नहीं। आप बातें बताएंगे आप मेरे खिलाफ हो जाएंगे, पता नहीं पटवारी हो गए सर। खैर वापस आ हमारा मसला ये है कि हम ऑलरेडी एक बिलीफ बना लेते हैं, उससे जो कंट्राडिक्ट करता जाता है हम उसको काफिर, पटवारी, यूथिया मतलब हमारे जो बिलीफ से नहीं, ठीक है ठीक है। जो हमारे वो आता है ना दायरे में, वही ठीक है, बस हम ही ठीक हैं और कोई ठीक नहीं। लें जी, डिडक्टेबल अलाउंस। खैर वापस चलते हैं। तो हमने पढ़ा ज़कात, ज़कात 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 के अलावा WWF वर्कर वेलफेयर फंड और WPPF वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये दो फंड्स होते हैं। होता क्या है, ये नेस्ले है, ठीक है, और ये राइज है, ठीक है। राइज से गवर्नमेंट ने कहा भाईजान आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपके वर्कर्स की वजह से, तो आप अपने प्रॉफिट दो फंड्स, एक पे 0.5% अपने प्रॉफिट का और एक पे 1%, ये रेट चेंज हो सकते हैं, मैं आपका एग्जाम्पल है। अपने प्रॉफिट का ये निकालो कोई हिस्सा और इन फंड्स में जमा कराओ, ताकि कल को खुदा न खासा आपके किसी वर्कर की डेथ हो, आपके कोई वर्कर को कोई माजूरी आ जाती है, ये समझ लें कि ये कोई फैक्ट्री है छोटी सी लाहौर में, कोई बिजनेस है, ठीक है, तो काम करते हुए कोई हादसा हो जाए तो कोई ना कोई ऐसा फंड हो जो उसकी क्या कर सके, हेल्प कर सके, जैसे पेंशन होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड। तो इन्होंने अपने प्रॉफिट में से, नाम क्या है, वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, फंड में से पैसे निकाले। इसको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन। जो आपका चैप्टर है ना नेशनल इनकम, उसमें आपने पढ़ा होगा, खैर नहीं पढ़ा तो छोड़ दें। लें जी, WWF और WPPF प्रॉफिट में से हिस्सा निकालें और किसी फंड में जमा कराएं, ताकि कल को कि वर्कर के कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो तो सर मेरा प्रॉफिट है, मैं क्यों जमा कराऊं, वो कहते हैं हम आपको देंगे डिडक्टेबल अलाउंस। ये समझ आ गए, ठीक है। अब इसका भी कोई कानून होगा, इसका भी कोई कानून होगा। 2010 तक ये सारा था फेडरल के पास। किसके पास? फेडरल के पास, यानी फेडरल के इदारे थे जिनके पास हम पैसे जमा करा देते थे, बिजनेस जमा करा देते थे, और वो जब वर्कर रिटायर होता था तो उसको WWF और WPPF के पैसे मिलते। यहाँ तक क्लियर है। 2010 के बाद एक बहुत अच्छा काम किया जरदारी साहब ने, वो ले आए 18वीं तरमीम। इसके तहत सूबों को हिस्सा मिलने लग गया। पहले वफाक के पास होता था, अब हर सूबे को काफ़ी सारा हिस्सा मिलने लगा। और इसी के तहत WWF और WPPF भी किसके पास जाता है? सूबों के पास। ठीक हो गया, प्रोविंसेस। अब बताएं, जो पंजाब गवर्नमेंट के पास, सिंध गवर्नमेंट के पास, अब ये उधर जाना शुरू हो गया। अब ये बताएं, जो फैक्ट्री लाहौर में है वो किधर पैसे जमा करवाएगी? पंजाब में। और जिसका सेटअप कराची में है, सिंध के पास। अब ये बताएं, नेस्ले वाले किसके पास कराएं? क्यों? क्योंकि ये है किसी एक सूबे में नहीं है। इसको कहते हैं ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? ट्रांस प्रोविंशियल। अब ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन किसको कराए? फेडरल को कराए, क्योंकि ना तो वो सिर्फ पंजाब में है, ना वो KPK में है, ना वो सिर्फ सिंध में है, तो वो किसको जमा कराए? फेडरल। अगर उसने फेडरल को ना जमा कराया, गलती से किसी सूबे को करा दिया, तो उसको डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? नहीं जी।
नेस्ले और राइस इन दोनों से कहा गया अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालो, और दो फंड्स हैं, एक WWF वर्कर वेलफेयर फंड और एक वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, उसमें जमा कराओ। अरे सर हमारे प्रॉफिट है, कहता है यार वर्कर भी तो तुम्हारे हैं, तुम ही उन्हीं की वजह से कमा रहे हो। तो ठीक है जमा करा देते हैं। सर में कोई फ़ायदा है, आपको मिलेगा डिडक्टिबल अलाउंस का क्या मतलब होता है, किसी खास हेड में जाके लेस होता है या टोटल इनकम में से लेस होता है? टोटल इनकम में से लेस होगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। 18वीं तरमीम से पहले कोई फेडरल कानून होगा उसके तहत होंगे, उसका कोई नाम होगा जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस, और 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे का अपना कानून बन गया, किसका? वर्कर वेलफेयर फंड का और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का। क्लियर हो गया? ठीक है, अब वो उसके तहत जमा करा रहे हैं। 2010 से पहले 18वीं तरमीम से पहले सारे फेडरल को जमा कराते थे, अब सारे के सारे किसको जमा कराते हैं? प्रोविंशियल को, सवाए ट्रांसप्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसप्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने किसको जमा कराना है? अल खैर फॉर्म वाले हैं, बोनंजा वाले हैं, जे डाट वाले हैं, ये कौन से वाली हैं? ट्रांसप्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन किसको जमा कराती है? फेडरल। और अगर वो फेडरल को जमा नहीं कराती तो उसको ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिले। आए पढ़ते, वर्कर वेलफेयर फंड, a person shall be entitled to a deductible allowance for amount of any, कौन से वाली? पर्सन से मुराद इंडिविजुअल बिजनेसमैन, AOP, अब आपको पता होना चाहिए। चले, पेड बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर, जिस साल में वो अपना वर्कर वेलफेयर फंड में पैसे जमा कराएगा, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस। क्लियर हो गया? पहले होता था वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971, इसको लिखिए फेडरल का था, फेडरल का था। और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय द प्रोविंसेस आफ्टर कौन से वाली अमेंडमेंट? 18th कॉन्स्टिट्यूशनल, 18वीं आईनी तरमीम के बाद, ठीक है, कि जो भी सूबे हैं उन्होंने जो भी कानून बनाया उसके तहत जमा कराया। क्लियर हो गया? तो जो पर्सन से पता है आपको, ठीक है, तीनों बिजनेसमैन, इंडिविजुअल बिजनेसमैन और AOP बिजनेस और कंपनी पैसे निकालेंगे, और पहले वाले ये फेडरल और अब किस में जमा कराते हैं? प्रोविंशियल में जमा कराएंगे। हाउएवर, आगे क्या लिखा? हाउएवर नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड वेयर एनी अमाउंट इज पेड टू द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को जमा करा दी किसने? ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अगला ये अभी नहीं पढ़ना, बस ये आपके लिए। क्लियर हो गया? यहाँ तक ओके है? जल्दी से इसको पढ़ें, आपके पास 1 मिनट है, और जो समझ नहीं आया वो पूछ लें। जी आगे चलते हैं, ये समझ आ गया? वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, बिल्कुल, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द डिडक्टेबल अलाउंस, जो अमाउंट जाएगा वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन या वर्कर पार्टिसिपेशन फंड बाय द पर्सन इन द ईयर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ, ये पहले था लॉ कौन से वाला? कंपनीज प्रॉफिट वर्कर पार्टिसिपेशन फंड 1968, और उसके बाद जो अब सूबों के पास कानून चला गया। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी जो है अलाउड इफ़ द अमाउंट इज़ पेड टू द प्रोविंसेस बाय द कौन से वाली? ट्रांसप्रोविंशियल। इसकी भी आखिरी लाइन ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये काट लेंगे, ये वाली। क्लियर हो गया? चलें कल ये इसे स्टार्ट करें। थैंक्स।